Sachdeva and I welcome you all to my channel Target Judiciary। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेचुरल लॉ स्कूल और एनालिटिकल स्कूल को। तो उन दोनों लेक्चर्स को अगर आपने मिस कर दिया है तो ये रहा उसका लिंक। आज के इस लेक्चर में यानी कि लेक्चर 10 में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को। इस स्कूल को पढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं एक बार इसकी स्कीम क्या है, यानी कि फ्लो चार्ट क्या है। तो मैंने इसको डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट कहता है रेफरेंस टू चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द स्कूल, यानी कि इस स्कूल के मेन एक्सपोनेंट कौन कौन है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर डील करता है मेन प्रोपोजिशन ऑफ दिस स्कूल, यानी कि इस स्कूल का सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय वस्तु क्या है, उसको हम देखेंगे अपने चैप्टर 2 में। देन कम्स चैप्टर 3 जो बात करता है व्यूज ऑफ इंडिविजुअल ज्यूरिस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू सेविग्नी एंड हेनरी मेल, यानी कि ये जो एक्सपोनेंट जो हम चैप्टर 1 में डील करने वाले हैं उनके व्यूज क्या क्या है, उनके विचार क्या है, वो हम जानेंगे अपने चैप्टर 3 में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार, पहले जानते हैं स्कूल का मतलब। हिस्टोरिकल स्कूल, हिस्टोरिकल वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये पास्ट इवेंट से डील करता होगा या पास्ट इवेंट से इसका कोई रिलेशन है। तो इस स्कूल में जितने भी ज्यूरिस्ट हैं उनको सबको डिस्कस करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। सबसे पहले ये जो चैप्टर 1 है इसको देख लेते हैं। चैप्टर 1 कह रहा है कि ज्यूरिस्ट के नाम जो है वो है सेविग्नी, मॉन्टेस्क्यू, पुख्ता, हेनरी मेल, ये मेन एक्सपोनेंट्स हैं। इसके अलावा और भी ज्यूरिस्ट है जो इस क्लस्टर ऑफ ज्यूरिस्ट का पार्ट है, पर मेन जो ज्यूरिस्ट है वो आपके सेविग्नी और हेनरी मेल है। तो इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आई होप आपको ये चैप्टर 1 क्लियर हो गया होगा कि हम किन किन ज्यूरिस्ट से इस चैप्टर में डील करेंगे। नाउ कम्स द सेकेंड चैप्टर, दैट इज मेन प्रोपोजिशन ऑफ दिस स्कूल। तो मेन प्रोपोजिशन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, आइए देखते हैं। देखिए इस स्कूल का मानना ये है कि लॉ का ओरिजिन या फॉर्मेशन या फिर डेवलपमेंट आउटकम है कुछ हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी फोर्सेस का, यानी कि ये जो रिजल्ट हमारे सामने आया है सोसाइटी में, जो लॉ एग्जिस्ट करता है वो आउटकम है कुछ इवोल्यूशनरी फोर्सेस का, हिस्टोरिकल फोर्सेस का। वो हिस्टोरिकल फोर्सेस आखिर है क्या? देखिए सोशल कस्टम्स, कन्वेंशंस, सोशल हैबिट्स एंड वेज, रिलीजियस प्रिंसिपल, इकोनॉमिक नीड्स एंड रिलेशन ऑफ द पीपल विद ईच अदर। और भी फोर्सेस हो सकते हैं, पर मैंने यहाँ कुछ मेन फोर्सेस लिखे हैं जिनसे इनको मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि आखिर ज्यूरिस्ट कहना क्या चाहते हैं। देखिए सोशल कस्टम्स यानी कि कुछ ऐसे सामाजिक रीति रिवाज हैं जो बाद में लॉ का रूप ले लेते हैं। तो अभी मैं इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपने हिंदू मैरिज एक्ट देखा होगा, उसका सेक्शन 5 जो है उसके सब क्लोज 4 में लिखा है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर जो मैरिज के दोनों पार्टीज हैं, जो मतलब मेल एंड फीमेल जो मैरिज करने वाले हैं, तो अगर वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं तो तब वो मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। बट उसमें साथ ही एक क्लोज जोड़ा हुआ है कि अनलेस द कस्टम अलाउस। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कस्टम को लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो वो लॉ की फॉर्म ले रहे हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल फोर्स है जो कि जिसका आउटकम क्या है हमारा, लॉ का ओरिजिन, लॉ का फॉर्मेशन या फिर लॉ का डेवलपमेंट। तो ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी फोर्सेस को ज्यूरिस्ट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल ये ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से लॉ हमारे सामने बनता है या फिर लॉ एग्जिस्ट करता है। अब इस स्कूल का मोटो क्या है? मैंने एनालिटिकल स्कूल का भी आपको मोटो बताया था, उबी सिविटस इबी लेक्स। तो आपको इसका मीनिंग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अभी देखते हैं कि इसका मीनिंग, इसका मोटो क्या है। देखिए इसका मोटो है उबी सोसाइटस इबी लेक्स। इट मीन्स वेयर देयर इज अ सोसाइटी देयर इज अ लॉ। यानी कि सिंपल सी बात इतनी है कि ज्यूरिस्ट बोलते हैं कि जहां सोसाइटी होगी वहां कानून होगा।
जबकि एनालिटिकल स्कूल में हमने देखा था कि जहां स्टेट होगा वहां कानून होगा। तो यहाँ जो सोसाइटी होगी तभी कानून होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सोसाइटी और लॉ का इंटर रिलेशनशिप है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सोसाइटी को गवर्न करने के लिए लॉ की जरूरत पड़ती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लॉ अगर बनता है तो वो सोसाइटल पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। अब सोसाइटल पर्पस क्या हो सकते हैं? देखिए, सोसाइटल पर्पस एथिकल भी हो सकते हैं। सोसाइटल पर्पस ये भी हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग को या सोसाइटी में रहने वाले सिटीजन्स को एक प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन दिलवाया जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए और उनकी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल किया जाए। तो पर्पस सोसाइटी का कुछ भी हो सकता है। पीस को मेंटेन करके रखना भी सोसाइटी का एक पर्पस हो सकता है, लॉ का पर्पस हो सकता है। तो सोसाइटी और लॉ का इंटर रिलेशनशिप है, और यही रीजन है कि लॉ इमर्ज होता है कुछ हिस्टोरिकल फोर्सेस की वजह से सोसाइटी को गवर्न करने के लिए। सो दिस इज द मेन प्रोपोजिशन ऑफ दिस स्कूल। अब आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट एलिमेंट। तो इस मोटो का ये जो हमने अभी लिखा है यहाँ, उबी सोसाइटस इबी लेक्स, इस मोटो को फ्रेडरिक पोलोक जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इवोल्यूशन का नाम भी देते हैं। देखिए, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज की ग्रोथ होना या किसी चीज का राइज अप होना। तो यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इवोल्यूशन कहने का मतलब ये निकलता है कि लॉ जो है, लॉ का ओरिजिन किसका आउटकम है? कुछ हिस्टोरिकल प्रोसेस का आउटकम है, यानी कि हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से लॉ इमर्ज हुआ है, लॉ ओरिजिनेट हुआ है। इसका मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ। देखिए, अभी कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा था, उसमें हमने देखा कि जो कोरोना पेशेंट को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स जो जा रहे थे उनको चेकअप करने के लिए, तो वहाँ उन पर बहुत सारे स्टोन पेल्टिंग हुई उनके ऊपर। तो उसके लिए, उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए कि ताकि इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो गवर्नमेंट है वो एपिडेमिक डिसीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेकर आई। तो इस ऑर्डिनेंस में एक प्रोविजन बनाया गया कि जो भी हेल्थ केयर पर्सनल को इंजरी पहुंचाएगा उनको फिर इन पर्सनल्स को तो हम डॉक्टर्स को कंपनसेशन दिया जाएगा और उनके लिए उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखकर हमें पता चलता है कि जब कुछ ऐसा होता है, मतलब कुछ हिस्टोरिकल प्रोसेस हुआ, कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से इस लॉ में अमेंडमेंट किया गया। तो या तो लॉ में अमेंडमेंट होगा अगर लॉ एग्जिस्ट करता है उससे रिलेटेड पहले से, या फिर एक नया लॉ इमर्ज करेगा। तो यहाँ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो मेन प्रोपोजिशन है वो यही है कि हिस्टोरिकल प्रोसेस कुछ होगा जिसकी वजह से लॉ इमर्ज करेगा, ओरिजिनेट करेगा। तो दिस वाज द मेन प्रोपोजिशन। नाउ वी विल रीड और अंडरस्टैंड अबाउट द ज्यूरिस्ट ऑफ दिस स्कूल। तो लेट्स सी द थर्ड चैप्टर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम सेविग्नी को। चैप्टर थर्ड में हम ज्यूरिस्ट के व्यूज पढ़ रहे हैं। तो सेविग्नी का व्यू क्या है? सेविग्नी कहते हैं कि लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ पीपल्स लाइफ्स, कॉन्शियसनेस और स्पिरिट। यानी कि इनका मानना है कि लॉ किसका रिजल्ट है? लॉ रिजल्ट है कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, यानी कि जो लोग अवेयरनेस रखते हैं आसपास की चीजों के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी उनके जो भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है उसके बाद लॉ एज अ रिजल्ट हमें मिलता है। तो इन्होंने टर्म यूज की है, इसका नाम है वोकजेइस्ट। वोकजेइस्ट का सिंपल मीनिंग है जनरल कॉन्शियसनेस। तो इन्होंने एक और पॉइंट बोला है, वो है कि लॉ इज नॉट आर्टिफिशियल और लाइफलेस मैकेनिकल डिवाइस। यानी कि इनका मानना है कि लॉ कोई आर्टिफिशियल या मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, ये रियल सेंस में सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। और रियल सेंस में एग्जिस्ट होने का कारण बताया गया है हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी प्रोसेस, जिसका आउटकम है लॉ का ओरिजिनेशन। तो यहाँ सेविग्नी ने बेसिकली वोकजेइस्ट को मेन एलिमेंट माना है बिहाइंड द ओरिजिनेशन ऑफ लॉ।
तो अगर हम इनकी क्रिटिसिज्म को देखें तो साफ साफ पता चलता है कि इन्होंने बाकी सब फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया है। केवल जनरल कॉन्शियसनेस की वजह से लॉ मतलब प्रोड्यूस होगा या लॉज का आउटकम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं या फिर लीगल रिफॉर्म्स लाने के लिए बनाए जाते हैं, तो वो सब एलिमेंट्स को सेविग्ने इग्नोर करते हैं। सेकंड है आपका डिस्करेज्ड क्रिएटिव एक्टिविटी एंड लीगल रिफॉर्म, यानी कि इन्होंने क्रिएटिव लॉ में कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन लाना उसकी तो बात ही नहीं की है। तो जैसे कि हम देखते हैं हर दिन अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ सेविग्ने ने अपनी डेफिनेशन में नहीं रखा है। नेक्स्ट है आपका इनकंसिस्टेंसी बिटवीन थ्योरी ऑफ वर्क जेस्ट एंड बेनिफिट फ्रॉम रोमन लॉ। देखिए, कहीं ना कहीं ये कहना कि वर्क जेस्ट का प्रोडक्ट है लॉ और साथ ही साथ आप कस्टम्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, सोसाइटी के जितने सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं आप उसको भी मान रहे हैं, नेचुरल लॉ को भी आप इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये इनकंसिस्टेंट दिखाई पड़ता है। एक दूसरे के विपरीत दोनों चीजें हैं और आप दोनों को ही इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपनी डेफिनेशन में। तो जनरल कॉन्शियसनेस एकदम ही अलग पर्सपेक्टिव है और आपका ये जो डिवाइन चीजें हैं, नेचुरल लॉ की चीजें हैं, ये एकदम अलग पर्सपेक्टिव है। तो इसीलिए यहाँ कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। दूसरा, वर्क टेस्ट कैन नॉट बी द एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ लॉ, या फिर एक्सक्लूसिव हम कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव मेथड नहीं है लॉ के ओरिजिनेशन का। तो ये इन सब बातों से सेविग्ने की थ्योरी को हम क्रिटिसाइज करते हैं। तो आई होप यू आर क्लियर विद द सेविग्ने थ्योरी, बट अभी बहुत सारे जूरिस्ट बचे हैं जिनको हम इस लेक्चर में नहीं कवर कर पाएंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा पूरा अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।